तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, लॉज ऑफ मोशंस जो थे वो आइजैक न्यूटन ने स्टडीज करके 3 लॉ पेश किए थे। ठीक है ना। लॉज ऑफ मोशन आप कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भी आप कह सकते हैं। तो न्यूटन्स का जो पहला लॉ था वो क्या बताता है? न्यूटन्स का पहला लॉ ये बताता है कि कोई भी बॉडी है वो जब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना हो। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट में आप चौके के लिए बॉल को हिट करते हैं, तो वो जो हार्ड बॉल होती है या टेप बॉल होती है वो जब तक मूव करती रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। बॉल जो होगी वो बाउंड्री तक जाती रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, वो उस पर यकीनन कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड हो रही होती है, जब भी वो बॉल ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम हो रही होती है, उसकी शॉट की स्पीड कम हो रही होती है। तो जो क्रिकेट खेलते होंगे वो एग्जाम्पल को बेहद अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और जो फुटबॉल खेलते होंगे वो भी अच्छी तरीके से समझ में होंगे। बताया गया कि आ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बैलेंस फोर्स। तो ये रट्टे वाली डेफिनेशन थी, आप इसको पेपर में लिख सकते हैं। देखें आप, इस लॉ को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अच्छा, इनर्शिया क्या चीज़ है भाई? इनर्शिया मैटर को कहते हैं बेसिकली, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम कहते हैं इनर्शिया। अब मैटर क्या चीज़ है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ क्या। कोई भी आप बॉडी कंसिडर कर लें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसका जो मास होगा ना, मास, उस मास को कहेंगे हम इनर्शिया, ठीक है। आप समझ में आई? उस मास, उस बॉडी के मास को हम कहते हैं इनर्शिया। तो अब सिंपल, अब आप देखें कि इसमें बताया गया है कि जिसका लार्जर मास होगा ना, जिसका सबसे ज़्यादा इनर्शिया होगा, तो उस बॉडी को उतना ही ज़्यादा मतलब फोर्स लगेगी स्टॉप करने में, वो इतनी देर से स्टॉप होने में मदद को होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक कार है, उसका मास जो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से मतलब आ रही है। तो यकीनन जब आप ब्रेक लगाते हैं कार में तो वो उसको स्टॉप करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस कार का मास अगर ज़्यादा हो तो उतना ही मुश्किल होता है उस कार को स्टॉप करना, बिकॉज ऑफ द लार्जर मास, ठीक है ना। इट विल मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप और चेंज मोशन ऑफ बॉडी ऑफ लार्जर मास। सो इस पूरी लाइन में यही बताया गया है। और अगर कम मास होगा तो हम इजीली उसको स्टॉप कर सकते हैं, उस कार को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मास कम है तो बॉडी हल्की है और वो बहुत जल्दी रुक जाएगी, एक जाते जाते बहुत जल्दी रुक जाएगी। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ अब क्या है भाई? न्यूटन सेकंड लॉ आप सिंपल इस फॉर्मूले के ज़रिए समझें कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एक कार है, ठीक है ना, वो रेस्ट में है, वो रुकी हुई है एक जगह पे, ठीक है ना। ये कार है और वो रेस्ट में रुकी हुई है, हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने क्या अप्लाई की? यहाँ पर फोर्स अप्लाई की। अब हम जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इस बॉडी के ऊपर, इस कार के ऊपर, ये उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। ये इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मूव करेगी, हम जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इस कार के ऊपर, इस कार के पीछे। तो इसके क्या रिलेशन ज़ाहिर हुआ? फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच डायरेक्टली रिलेशन है, और फोर्स और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो भी सेम होती है, ठीक है ना। ये 2 MCQs के फेवरेट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर्मूला याद रखें आप, F = ma। और मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। इस लाइन में बताया गया है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, ठीक है ना। जितना ज़्यादा मास, इसका मतलब मैं बताता हूँ, देखें ये देखें, इसका आपने फॉर्मूला मास को नीचे भेज दिया तो ये आ गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब मैं बताता हूँ, अगर इस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल इस बॉडी का मास ज़्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन उतना ही कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। भाई जाहिर सी बात है, कार है वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा ना भाई, ज़्यादा प्रोड्यूस थोड़ी होगा। अगर एक बॉडी है वो हल्की है, वो लाइट है, ठीक है ना, कार बहुत लाइट है, अब हम उसको धक्का लगा रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा।
तो ये रिलेशनशिप बताया गया है कि भाई अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फिर इट्स मीन मास या बॉडी जो है वो उस हल्की होगी, कम होगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, देखें अब मैं बताता हूँ। अब आप एग्जाम्पल लें रॉकेट की, ठीक है ना। रॉकेट जो होता है वो किस तरह मूव करता है। देखिए रॉकेट एक रफ्तार आगे मूव कर रही होती है उसकी, और एक फोर्स पीछे फोर्स मूव कर रही होती है, ठीक है ना। दो फोर्सेस मिलकर जो बनाती हैं जब भी वो रॉकेट आगे मूव करता है, तो इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ फोर्सेस। लेकिन सिंपल करने के लिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। रॉकेट की अगर मैं मिसाल लूँ तो रॉकेट के जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये रॉकेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो उसका जो ये जो एक्शन होगा और जो रिएक्शन होगा ये दोनों मतलब एक इक्वल ही होंगे, बट देखें इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है ना। ये एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आप क्रिकेट की बॉल लें, ठीक है, टेनिस की बॉल लें, हार्ड बॉल लें, और मतलब एक फोर्स से आप दीवार पे मारें इसको। जितनी फोर्स से आप दीवार पे मारेंगे ना उस क्रिकेट बॉल को, वो उतनी ही फोर्स से वापस आएगी। तो इससे क्या हुआ, आपने जो एक्शन और रिएक्शन जो किया था वो इक्वल था बट अपोजिट इन डायरेक्शन था, ठीक है ना। आप अभी अपनी बॉल लें और दीवार पे मारें, जिस रफ्तार से आप दीवार पे मारेंगे उसी रफ्तार से बॉल वापस आएगी दीवार से टकरा के। तो ये जो वो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ हमें बताता है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कुछ एमसीक्यूज़ के फेवरेट पॉइंट हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे थे, आपको एमकैट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं। और इस तरह आ सकता है कि भाई बताएं, एक्सप्लेन करें कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसको बताता है, वो क्या एक्सप्लेन करता है। तो वो फोर्स को बेसिकली एक्सप्लेन करता है, और सेकंड लॉ जो होता है वो एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करता है, और थर्ड लॉ जो होता है वो पेयर ऑफ फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है, वो बताता है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको बताता है, फोर्स को बताता है। सेकंड लॉ किसको बताता है, भाई एक्सेलरेशन को बताता है। थर्ड लॉ किसको बताता है, पेयर ऑफ फोर्सेस को बताता है। ये हम तीनों ने आज हमने ये डिस्कस किया है इन तमाम चीज़ों में।